हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने निस्वार्थ शिक्षा अकादमी पर। साथियों, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, उसी से रिलेटेड आज सामान्य अध्ययन जीके जीएस की जो है प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हूं, जो आपके बेसिक टीचर, जूनियर टीचर, टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो साथियों, आप इस क्लास को, इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें, जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो चलिए साथियों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए ऑप्शन ए की बात करें तो म्यांमार जो कि बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर से घिरा हुआ है, जबकि भूटान, नेपाल तथा अफगानिस्तान स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है। इसलिए यह जो है म्यांमार जो है यह स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है। साथियों, यहाँ पे बताना है जो पृथ्वी की क्रस्ट है उसमें सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की बात करें तो एल्युमिनियम जो है वो पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्या है। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चट्टान का प्रकार नहीं है। यहाँ पे बताना है कि चट्टान का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे कि चट्टाने जिन्हें हम शैल भी कहते हैं, चट्टाने जिन्हें हम शैल के नाम से जानते हैं, वो जो है 3 प्रकार की होती हैं। चट्टाने कितने प्रकार की होती साथियों? 3 प्रकार की, जिसमें पहली है आग्नेय चट्टान या आग्नेय शैल, दूसरी है अवसादी शैल, तीसरी है कायांतरित कायांतरित या रूपांतरित शैल। तो इन चारों विकल्पों में आग्नेय शैल भी होती है, अवसादी शैल भी होती है, रूपांतरित शैल भी होती है, लेकिन गोखुर शैल नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चट्टान का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन बी गोखुर जो है यह चट्टान का प्रकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, जून जुलाई में बोई और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलें किस विकल्प में दी गई हैं। यहाँ पे बताना है कि जून जुलाई में जो है कौन सी फसलें बोई जाती हैं और उनका जो कटान होता है वो सितंबर अक्टूबर माह में होता है। साथियों, जो हमारी फसलें हैं 3 प्रकार की होती हैं। पहली है रबी फसल, दूसरी है खरीफ फसल और तीसरी है जायद फसल। तो इसमें बताना कौन सी फसल है जो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की बात करें तो धान और कपास। साथियों, धान और कपास की बात करें तो ये जो है खरीफ की फसलें हैं। तो यहाँ पे जिनका बोया जो जाता है वो जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। खीरा तरबूज की बात करें तो खीरा तरबूज साथियों ये जायद की फसल है, जिसको हम मई जून में बोया जाता है। खीरा तरबूज और तरबूज जौ की बात करें तो जौ जो है रबी की फसल है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसल है, ये है हमारी खरीफ की फसल, जिसमें धान और कपास है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, खेती के किस रूप को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है। यहाँ पे स्लैश एंड बर्न कृषि किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की बात करें तो स्लैश एंड बर्न जो है कृषि जो है पारंपरिक निर्वहन कृषि को कहा जाता है। साथियों, इसको हम स्लैश एंड बर्न अर्थात कर्तन और दहन प्रणाली के नाम से जानते हैं। इसे हम पारंपरिक या कर्तन कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसे हम स्लैश एंड बर्न कृषि के नाम से भी जानते हैं। इसलिए यहाँ पे ये कृषि जो है पारंपरिक निर्वहन कृषि हो जाती है। इस राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पृथ्वी है उसको नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है साथियों, तो देखते हैं। तो साथियों, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, इन विकल्प में से हमें जो है एक जो है सही विकल्प छांटना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए की बात करें साथियों, तो 2/3 सतह पर पानी से ढकी होने के कारण साथियों यहाँ पर जो 2/3 अर्थात जो है 72% जो पृथ्वी पर है जल पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी जो अंतरिक्ष देखते हैं तो पृथ्वी जो है नीला दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पे पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं। साथियों, बिहार बिहार जो है यहाँ पे झारखंड जब बना तो बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे झारखंड बनने के बाद। तो यहाँ पे जब झारखंड बनने के बाद जो बिहार में जिले थे वो साथियों यहाँ पे 37 जिले हो गए थे, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे 37 जिले दिए गए थे, बन गए थे, क्योंकि विकल्प में 37 जिला नहीं दिया गया, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग 37 जिले रह गए थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का अक्षांश क्षेत्र आच्छादित है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि बिहार का जो अक्षांश क्षेत्र है या अधिकांश क्षेत्र है वो कहाँ आच्छादित है। तो वो जो है साथियों दोमट मिट्टी में आच्छादित है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दोमट मिट्टी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की कल्पना को प्रस्तावित किया था। साथियों, यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना है उसको किसने प्रस्तावित किया था। तो यहाँ पे बताना है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र था उसकी संकल्पना थी उसको किसने प्रस्तावित किया था। तो यहाँ पे वो ए जी टांसले ने जो है इसको प्रस्तावित किया था। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की बात करें तो एजी टांसले ने जो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का प्रस्तावित किया था साथियों, इन्होंने इसकी संकल्पना जो है साथियों इसकी संकल्पना इन्होंने 1935 में जो है इसको दिया था, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जानते हैं, जिन्होंने इसे 1935 में जो है प्रस्तावित किया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एजी टांसले। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। यहाँ पे बताना है कि जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात जो मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है ये ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, धान का खेत। धान का खेत कृत्रिम क्यों साथियों, क्योंकि यह मानव द्वारा जो है इसका जो है रोपाई की जाती है, इसमें पानी दिया जाता है, तो ये है कृत्रिम जो है पारिस्थितिकी तंत्र, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष या स्पीसीज है। तो यहाँ पे बताना है कि जो सागौन वृक्ष है ये किस वन में पाया जाता है। तो ये जो है साथियों उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में जो है ये सागौन पाए जाते हैं। साथियों, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की बात करें तो यहाँ जो है वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से साथियों 200 सेंटीमीटर होती है। सागौन के अलावा साथियों इसमें जो है बांस भी पाए जाते हैं, बांस चंदन इत्यादि वृक्ष भी सागौन के अलावा इसमें पाए जाते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं।
साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में मैंग्रोव सदा पर्णयी वन और पर्णपाती वन का संयोजन है। यहाँ पे बताना है कि जो मैंग्रोव वन है, सदा पर्णयी वन है और पर्णपाती वनों का संयोजन है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ पे जो ये संयोजन है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है कि जो है जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। यहाँ पे बताना है कि जो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो ये जो है साथियों, जो ये निवारण था ये वर्ष 1974 में लागू किया गया अधिनियम के द्वारा, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो है अधिनियम वर्ष 1974 में अधिनियम बना, इसे जो है इसका संशोधन भी किया गया सर साथियों। इसका संशोधन जो है 1988 में जो है इसको संशोधित किया गया। तो ये अधिनियम जो है 1974 में आया था और इसका संशोधन कब हुआ साथियों, 1988 में। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि हीरे का यहाँ पूछ रहा है कि हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है। साथियों भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, वो जो है उसमें जो है अकेला राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है। तो ये यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश राज्य हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है। यहाँ पे बताना है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जिसे हम रिन्यूएबल कर सकते हैं। रिन्यूएबल अर्थात उसको चेंज करके दोबारा हम ऊर्जा के रूप में उसका निर्माण कर सकते हैं। तो यह कौन सा जो है स्रोत है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पौधा जो है यह जो है नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है ये साथियों जो है ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में कॉटन मिलें ज़्यादातर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित थी। यहाँ पे बताना है कि जो शुरुआती कॉटन मिलें लगी भारत में 19वीं सदी में, तो कॉटन की मिलें सबसे ज़्यादा किस राज्य में स्थित थी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य में। साथियों 19वीं सदी में जब कॉटन मिलें लगना शुरू हुई तो अधिकांश जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित थी। भारत में सबसे पहले जो सूती कपड़े की मिल लगी साथियों ये लगी 1818 में। 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में जो है ये फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित हुई, अर्थात ये कोलकाता में जो है सर्वप्रथम सूती मिल की जो है कारखाना लगा या मिल लगी। कहाँ लगा, कोलकाता में सर्वप्रथम सूती वस्त्र की मिल लगी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है। तो यहाँ पे भारत किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ईरान में जो है भारत जो है चाबहार बंदरगाह बना रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ई सी हो जाएगा, ईरान। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है साथियों बस इतना ही था। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। ये जो है आप लोग अपने तैयारी को जारी रखिएगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और जो भी साथी आपकी बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 की तैयारी में लगे हों उनको ये क्लास अवश्य शेयर कीजिएगा। साथियों यदि आप प्यार देंगे, आप लाइक करेंगे, शेयर कीजिएंगे तो और भी प्रैक्टिस सेट हम अगला प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवाएंगे। इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।